क्या महिलाएं वाकई इस दुनिया की सबसे खराब जीव हैं, जिनके साथ बदतमीजी होनी चाहिए, जिनकी निर्मम हत्या होनी चाहिए, जिनके साथ निर्दयता से बलात्कार होना चाहिए, जिन्हें इस दुनिया की वो सभी यातनाएं देनी चाहिए जिसके बारे में सोचकर भी डर लगे? आप सोचेंगे कि ये कैसी बात करी है हमने, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो न सिर्फ ऐसी बातें करते हैं बल्कि ऐसे कामों को अंजाम भी देते हैं। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे ही शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। करीब 30 के आसपास रेप की वारदातों को अंजाम देने वाला और 19 औरतों की मौत का जिम्मेदार ये शख्स कहीं और का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का ही है। भारत के इस कुख्यात क्रिमिनल का नाम एम जयशंकर है, जिसने साल 2008 में क्राइम की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद ये बन गया सिर्फ और सिर्फ औरतों की जान का दुश्मन। वो बात और है कि जयशंकर की खुद की 3 बेटियां थीं, लेकिन बावजूद इसके ये जब भी किसी महिला का कत्ल करता था उसके दिमाग में कभी भी उसकी बेटियों की तस्वीरें सामने नहीं आती थी। इंडिया के इस कुख्यात साइको किलर को औरतों को मारने से पहले उन्हें तरह तरह की भद्दी यातनाएं देने में मजा आता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत के कई सारे शहरों में ये शख्स 2 से 3 बार पकड़ा भी गया, लेकिन हर बार पुलिस की गिरफ्त से छूटकर भाग निकला। जरा सोचिए ऐसे कुख्यात सीरियल किलर के बारे में जिसने पुलिस को ही नाक को चने चबवा दिए, और जब उसकी गिरफ्त में जब कोई औरत आती होगी तब वो उसका क्या हाल कर देता होगा। ये शख्स इतना चर्चित था कि विकिपीडिया पर इसके नाम का एक पेज भी है जिसमें इसके बारे में तफसील से जानकारी दी गई है। तमिलनाडु के सालेम का रहने वाला ये कुख्यात किलर एम जयशंकर के नाम से चर्चित था। वैसे तो वो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन वो अपनी ट्रक ड्राइवरी के पेशे से कतई डिससैटिस्फाइड था। वो जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता था जिसकी वजह से उसे दिल से सुकून मिले, तसल्ली मिले, इस बात की खुशी मिले कि जो वो करना चाहता है वो कर पा रहा है। जुर्म की दुनिया में उसने साल 2008 में कदम रखा और 3 जुलाई साल 2009 को उसका पहला अपराध भी पुलिस के खातों में दर्ज हो गया था। लेकिन बावजूद इसके ये शख्स पुलिस की गिरफ्त से भागने में कामयाब रहा और उसके बाद कई सालों तक महिलाओं को अपना शिकार बनाता रहा। एम जयशंकर के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था वो केस एक 45 साल की पी श्यामला नाम की एक महिला के बलात्कार और हत्या करने के प्रयास के मामले में था। जुर्म की दुनिया में उस वक्त तक एम जयशंकर ने सिर्फ कदम ही रखा था और शायद पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि आम तौर पर एक आम इंसान की तरह दिखने वाला हर मुजरिम इतना खतरनाक नहीं हो सकता। लेकिन शायद पुलिस का ये अंदाजा एम जयशंकर को लेकर काफी गलत साबित हुआ, क्योंकि 3 जुलाई 2009 को जब उसका पहला केस दर्ज हुआ उसके बाद सिर्फ 1 महीने के अंदर ही जयशंकर अपने काम में इतना दक्ष हो गया था कि उसे अब किसी का डर नहीं था। एम जयशंकर का कत्ल करने का तरीका भी बड़ा नायाब था। जयशंकर हमेशा अपने साथ एक काले रंग का हैंडबैग लेकर चलता था। जनरली जब कोई आदमी काले रंग का हैंडबैग लेकर चलता है तो अमूमन लोग इसी बात का अंदाजा लगाते हैं कि ये शख्स ऑफिस में काम करता है और किसी जिम्मेदार पोजीशन पे ही काम करता होगा, तभी हैंडबैग लेकर ऑफिस जाता है। लेकिन जयशंकर, जो कि अपने कुख्यात कर्मों की वजह से आगे चलकर लोगों के बीच चर्चित हुआ, वो दरअसल इस हैंडबैग में अपने वो सारे औजार रखता था जिनके जरिए वो कुख्यात वारदातों को अंजाम देता था। वो इतना बेरहम था कि जो कोई भी औरत उसका विरोध करती थी वो उसे इन्हीं औजारों का इस्तेमाल करके उन्हें मार दिया करता था। ज्यादातर जयशंकर आसान शिकार ही ढूंढता था और इस आसान शिकार की तलाश में अक्सर जयशंकर सेक्स वर्कर्स को अपना शिकार बनाता था। वो हाईवे पर बने ढाबों के पास सेक्स वर्कर्स को किडनैप करता था और फिर उनका बलात्कार करके उन्हें बेरहमी से मार देता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जयशंकर ने सिर्फ गरीब, सेक्स वर्कर्स और कमजोर महिलाओं को ही अपना शिकार बनाया। जयशंकर ग्रामीण इलाकों में फार्म हाउसेस में रहने वाली महिलाओं को भी अपना निशाना बनाता था। शायद इसके पीछे कारण ये था कि ग्रामीण इलाकों में फार्म हाउसेस में रहने वाली महिलाएं आसानी से किसी से मदद नहीं मांग पाएंगी, क्योंकि आसपास ज्यादा रिहाइश ही नहीं होती है। एम
जयशंकर लगातार अपनी करतूतों को अंजाम दे रहा था, लेकिन जयशंकर की जिंदगी का सबसे बड़ा क्रूर कारनामा तब लोगों के सामने आया जब उसने 23 अगस्त साल 2009 को एक 39 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल एस जयमणि को अगवा कर लिया। एस जयमणि उप मुख्यमंत्री MK स्टालिन की यात्रा के दौरान पेरुमानल्लूर में अस्थायी ड्यूटी पर थी। जयशंकर ने न जाने कैसे, जो कि लगभग 40 की उम्र के आसपास थी, कैसे अपहरण किया होगा। ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो क्रिमिनल एक पुलिस कांस्टेबल को पुलिस डिपार्टमेंट की नाक के नीचे अगवा करके उसे अपना शिकार बना सकता है, वो सचमुच में कितना चालाक शिकारी था, वो कितना क्रूर क्रिमिनल था, वो कितना बड़ा जालसाज था। पुलिस की नाक के नीचे से उसने पुलिस कांस्टेबल M जयमणि को अगवा तो किया ही किया, साथ ही साथ उसने जयमणि का बलात्कार भी किया। और 19 सितंबर को जब M जयमणि का शव बरामद हुआ तो जांच के बाद ये पता चला कि मौत से पहले M जयमणि का कई बार बलात्कार किया गया। ये पुलिस के लिए निसंदेह एक डूब कर मरने वाली बात थी, लिहाजा पुलिस भी इस घटना के बाद हरकत में आ गई और तिरुप्पुर पुलिस ने जयशंकर को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया। पुलिस का ये अभियान इतना बड़ा था और इसके लिए हर एक पुलिसकर्मी इतना डेडिकेटेड था कि एक ही महीने के अंदर जयशंकर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार करके जयशंकर को कोयम्बटूर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। इस समय तक उस पर तिरुपुर, सलेम और धर्मपुरी में बलात्कार और हत्या के 13 अलग अलग मामलों के आरोप लगाए गए थे। हिरासत में जाते वक्त M जयशंकर ने बड़े ही चौड़े सीने के साथ इस बात को एक्सेप्ट किया कि महिलाओं के साथ बलात्कार करने के बाद और उन्हें मारते हुए उन्हें यातनाएं देने में उसे बहुत मजा आता है। यकीनन ये पूरी नारी जाति के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात थी, लेकिन साथ ही साथ पुरुषों के लिए भी ये एक डूब मरने वाली बात थी। जब कोई शख्स अपने साथ रह रही महिला की सुरक्षा नहीं कर सकता और उसकी नाक के नीचे से कोई दूसरा आदमी उस महिला को यातनाएं दे सकता है और यातनाएं दे देकर उसकी जान से हत्या कर सकता है, तो ऐसे में हर किसी इंसान को गुस्सा तो आता ही है। लिहाजा 17 मार्च 2011 को M जयशंकर के मामले को धर्मपुरी की एक फास्ट ट्रैक अदालत में भेज दिया गया। अगले दिन सशस्त्र रिजर्व पुलिस के सिपाही M चिन्नास्वामी और राजावेलु को उसे वापस कोयम्बटूर ले जाने के लिए सौंपा गया, लेकिन रास्ते में जयशंकर सलेम बस स्टैंड पर लगभग 9:30 बजे उनकी कस्टडी से भागने में सफल हो गया। यकीनन ये चिन्नास्वामी और राजावेलु के लिए डूब कर मरने वाली बात थी और चिन्नास्वामी इस घटना से इतने ज्यादा गमगीन हो गए कि उन्होंने खुद अपने आप को गोली मारकर अपने इस गुनाह की सजा खुद को दे डाली। इस घटना के बाद जयशंकर कर्नाटक भाग गया, जहां उसने अगले 1 महीने के दौरान बेल्लारी में 6 महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। उसने धर्मपुरी में एक शख्स और एक बच्चे को भी मार डाला। अब जयशंकर को पकड़ने के लिए पूरे तमिलनाडु और कर्नाटक में पुलिस हरकत में आ गई और जयशंकर के नाम के जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए। पुलिस की ये मेहनत बहुत जल्द रंग लाई और एक बार फिर से लगभग 3 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद कर्नाटक के एक गाँव में एक महिला से रेप करने के प्रयास में M जयशंकर पकड़ा गया। गांव वालों ने पीट पीट कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। साल 2011 में गिरफ्तारी के बाद जयशंकर को बेंगलुरु के परप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में रखा गया और वहां पर उसे 27 साल जेल की सजा सुनाई गई। केस के दौरान ही ये पाया गया कि जयशंकर एक मानसिक रोग से ग्रसित है और उसकी केस की सुनवाई के दौरान ही उसकी मानसिक बीमारी का इलाज भी चलता रहा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जयशंकर किस तरह की मानसिक बीमारी का शिकार था। ये आदमी एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये शख्स सिर्फ एक बार नहीं बल्कि साल 2013 में एक बार फिर से जेल से भाग गया और इसका खुलासा इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट से चलता है। पुलिस ने कर्नाटक के सभी पुलिस स्टेशनों को एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी कर दिया और महिलाओं को सुनसान इलाकों में घूमने और वहां न रहने का आग्रह किया। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बार फिर से ये घटना ऐसी थी जिसकी वजह से पूरा पुलिस महकमा शर्मसार था। लिहाजा पुलिस हर कीमत पर जयशंकर को पाना चाहती थी और इसके लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार थी। लिहाजा जयशंकर के बारे में सूचना देने वाले इंसान को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई।
पुलिस ने जयशंकर के अलग अलग फोटोग्राफिक प्रोफाइल्स के साथ 5 भाषाओं हिंदी, कन्नड़, मराठी, तमिल और तेलुगु में 10,000 वांटेड पोस्टर्स और 75,000 पर्चे छपवाए। कर्नाटक के अलावा ये पोस्टर्स और पर्चे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में भी बांटे गए। पुलिस की ये मेहनत बहुत जल्द रंग लाई और 6 दिसंबर साल 2013 को दिन में एक बार फिर से जयशंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार जयशंकर को सजा काटने के लिए सेंट्रल जेल बेंगलुरु भेजा गया, जहां पर 24/7 सीसीटीवी की निगरानी और एक्स्ट्रा लाइट के साथ एक उच्च सुरक्षा कक्ष में जयशंकर को रखा गया। पुलिस इस बार समझ चुकी थी कि जिस इंसान को वो मानसिक रोग पीड़ित मान रहे हैं वो दरअसल एक मास्टरमाइंड है, इसलिए उसके सेल का लॉक इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो उसकी पहुंच से ही बाहर हो। ये फैसला लिया गया कि किसी बीमारी के मामले में उसे अस्पताल ले जाने की बजाय उसकी जेल के अंदर ही उसका इलाज किया जाए। लेकिन 25 फरवरी 2018 को पुलिस की ये सभी तैयारी एक बार फिर से बेईमान साबित हुई, जब जयशंकर ने बैंगलोर सेंट्रल जेल से एक बार फिर से भागने की कोशिश की। लेकिन इस बार पुलिस की तैयारी जयशंकर से ज्यादा थी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पुलिस एक बार फिर से और ज्यादा चौकन्नी हो गई। एक ऐसी जेल में रखा जहां पर वो अकेला ही रहता था। लेकिन अब जयशंकर ये अच्छी तरह से समझ चुका था कि वो चाहे कितना ही बड़ा मास्टरमाइंड क्यों ना हो, पुलिस डिपार्टमेंट में उससे भी बड़े बड़े मास्टरमाइंड्स मौजूद हैं। लिहाजा अब जयशंकर इस बात के लिए हार मान चुका था कि जेल से अब उसका भाग पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन इसी के साथ साथ जयशंकर एक बात और मान चुका था, और वो ये कि वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में नहीं काट सकता। लिहाजा 27 फरवरी को उसने एक शेविंग ब्लेड से अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली। लेकिन जाते जाते भी इस शख्स ने इस बात को साबित कर ही दिया कि वो असल में एक जबरदस्त मास्टरमाइंड था। एक ऐसा मुजरिम जो कि जेल में एक अकेले कमरे में रहता है, जिसे कहीं ले जाया नहीं जाता। उसके पास ये शेविंग का ब्लेड आया कहाँ से? लेकिन तफ्तीश के बाद ये पता चला कि जयशंकर ने ये ब्लेड अपनी मौत से एक दिन पहले ही एक नाई से हासिल किया था। आत्महत्या के दिन जेल के कर्मचारियों ने अपनी रेगुलर विजिट के दौरान दिन में लगभग 2:30 बजे एम जयशंकर को खून से सना हुआ पाया, जिसके बाद उसे तुरंत एग्जामिन कराया गया और इस एग्जामिनेशन के लिए उसे विक्टोरिया हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अगली सुबह 5:10 पर एम जयशंकर को मृत घोषित कर दिया गया। 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करने वाला ये कुख्यात अपराधी, जिसके बारे में ये कहा गया कि वो एक मानसिक रोग से पीड़ित था, क्या वो वाकई मानसिक रोग से पीड़ित था या फिर वो एक मास्टरमाइंड था? क्या लगता है आपको एम जयशंकर की इस कहानी को सुनकर? हमें कमेंट्स में बताएं। और इस रिपोर्ट के साथ महिलाएं और ज्यादा चौकन्नी हो जाएं, क्योंकि सुनसान जगहें औरतों के लिए एक खतरनाक संदेश भी ला सकती हैं। अनजान लोगों से बातचीत न करें और एम जयशंकर जैसे अपराधियों की नीयत को पहले ही समझते हुए खुद की सुरक्षा का बीड़ा खुद उठाएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी आंखें जरूर खोल दी होंगी। इस वीडियो के जरिए वाकई अगर आप क्राइम की दुनिया के प्रति ज्यादा जागरूक हुए हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने अपनों तक पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही। क्राइम की एक और स्टोरी के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर से होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।